हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, एग्जाम का डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। 1 नवंबर 2020 को यूपीपीएससी एई का एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पेपर पैटर्न की। तो देखिए, ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो क्वेरी आई है वो इन पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बात की जाए एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होना है जिसका वेटेज है 750 मार्क्स। और जब आप इस रिटन एग्जाम को क्लियर करोगे तो इसके बाद आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए जिसका वेटेज है 100 मार्क्स, और जो आपकी टोटल मेरिट बनेगी वो 850 मार्क्स में बनेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बात की जाए रिटन एग्जाम की, तो यहाँ पे भी आपके दो पेपर आएंगे, पेपर 1, पेपर 2। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पेपर 1 की, तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी के रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 के। टोटल आपके 125 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। तो आप देख सकते हो टोटल अलॉटेड मार्क्स होगा इसके 375, और इसके लिए जो अलॉटेड टाइम रहेगा वो है आपका 2.3 आवर्स। ठीक है, सिमिलरली आप पेपर 2 देख सकते हो। पेपर 2 भी आपका 125 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल स्टडीज़ के रहेंगे और 100 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 के रहेंगे। ठीक है, और ये भी आपका 375 मार्क्स का एग्जाम पेपर है और इसके लिए अलॉटेड टाइम आपको मिलेगा 2.3 आवर्स। तो आप देख सकते हो रिटन एग्जाम आपका टोटल 375 प्लस 375 यानी 750 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपको जितने मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं उतने लेके आने हैं, क्योंकि फाइनल जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो इस बेसिस पे ही होने वाला है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट या आप बोल सकते हैं जो सबसे प्लस पॉइंट है इस एग्ज़ाम का, कि ये एग्ज़ाम आपको एक ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट देता है, और वो भी बिना किसी कन्वेंशनल एग्जाम को लिए बगैर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो आपके ग्रुप बी की जॉब रहती है वहाँ पे आपको कन्वेंशनल एग्जाम जरूर देना पड़ता है जिसको हम लोग मेंस बोलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। ये जो एग्जाम पेपर पैटर्न है यहाँ पे आपका कन्वेंशनल एग्जाम पेपर नहीं होने वाला, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग बहुत अच्छे से इसके लिए प्रयास करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगा सकते हो लगाओ, अच्छे से रिवाइज करो उसको, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो 2013 में हुआ था, उसके बाद अब डायरेक्टली 6 ईयर्स के बाद ऐसी वैकेंसी आई है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास 4 मंथ हैं, जितना अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, जितना अच्छे से आप लोग इस एग्जाम पेपर की तैयारी कर सकते हो उसको करो। बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास 4 मंथ का टाइम बचा हुआ है। अगर आपने आज की डेट से भी पढ़ाई चालू करी तो भी आपके पास इनफ टाइम है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करो। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेरी की जो कि हिंदी से रिलेटेड थी। तो ऑलरेडी हमें पता है कि हिंदी में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, और अगर आपने किसी क्वेश्चन को रॉन्ग किया तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हिंदी काफ़ी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको यहाँ पे कम से कम 23 to 24 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो स्कोर जाएगा वो काफ़ी हाई जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, वीडियो सोर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, लर्न स्क्वायर, टेकपुर, एग्जामपुर, यहाँ में आपका हिंदी का रिसोर्सेस मिल जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लो लेक्चर्स को। साथ ही साथ मैंने बुक भी बताई थी, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको आप लोग रिफर कर लो। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सोर्स की। तो प्रैक्टिस सोर्स में सबसे पहले आप लोग यूज करो जितने भी यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करो। उसके बाद आप लोग यूपीपीसीएस के 10 ईयर्स के जितने भी प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब आप लोग दोनों चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा, यूपीपीएससी एई के क्वेश्चन, फिर उसके बाद यूपीपीसीएस के जितने भी 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं उसके हिंदी के क्वेश्चन, इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको सॉल्व करिएगा। और फ्रेंड्स, पर डे एटलीस्ट आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको आप लोग डेली रूटीन में ले आइए, और आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि एग्जाम पेपर में जो 25 क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। ठीक है, हिंदी पे आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करो। अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1, पेपर 2 की। तो फ्रेंड्स, बता दें सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे नए सब्जेक्ट हैं जो कि इस बार सिलेबस में ऐड हुए हैं, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और उसमें भी जो रोबोटिक्स का सिलेबस था वो ऑलरेडी हम लोग ने फिनिश कर लिया है।
मैकाट्रॉनिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग ने टफेस्ट पार्ट को फिनिश कर लिया है, आने वाले टाइम में मैकाट्रॉनिक्स को भी फिनिश कर लिया जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को भी फिनिश करेंगे आफ्टर मैकाट्रॉनिक्स। ठीक है, मैकाट्रॉनिक्स एक बार फिनिश कर ले, फिर हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, बात की जाए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स क्या होना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप लोग सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज में जितने भी लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको फिनिश करो, फिर आप लोग गेट के क्वेश्चन लगाओ और गेट में भी जो आपके सिंपल न्यूमेरिकल हैं उस पर फोकस करो। ठीक है फ्रेंड्स, ईएससी और गेट के क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग 2 टाइम्स फिनिश कर लो। उसके बाद अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप लोग स्टार्ट करो वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक। वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक में जितने भी स्टेट पीएससी के क्वेश्चन हैं वो गिवन है, आप लोग उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करो। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग सिलेबस को साथ में रखते हुए पढ़ाई करो, क्योंकि जब आप लोग स्टेट पीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप देखोगे बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कि अब सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सिलेबस से आए हैं लेकिन वो इस यूपीपीएससी एई के सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन में भी आपको डाउट होता है आप लोग टेलीग्राम वाले ग्रुप पे पोस्ट करो, वहां मैं आपको बता दूंगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे सिलेबस से रेलेवेंट है या नहीं। ठीक है, और फ्रेंड्स, सिलेबस का एक एक टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है या सिलेबस में कोई पर्टिकुलर पार्ट है जो आपको नहीं पढ़ाया गया है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सारी चीज़ों के ऊपर एक लेक्चर आपको दे सकूं। ठीक है, और फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए और टाइमली रिवीजन भी करते चलिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट, नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वहाँ पे आपको स्टार मार्क लगाना है और जब आप रिवीजन करोगे तो उन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ जो कि हमारे जीएस सिलेबस और जीएस को फिनिश करने की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए इससे रिलेटेड है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जीएस के सिलेबस की। तो जीएस के सिलेबस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और लास्ट में जनरल साइंस। यहाँ मैंने नहीं लिखा, आप लोग इसको ऐड कर लो, जनरल साइंस। तो टोटल 7 कैटेगरी में जीएस से क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और जीएस का अगर आप सिलेबस देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा वाइड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जीएस का सिलेबस फिनिश कर पाते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग सेलेक्टिव स्टडी करो, क्योंकि सिर्फ 25 क्वेश्चन आने हैं तो कोई भी नहीं बता सकता कि जीएस का जो सिलेबस है उसमें किस पर्टिकुलर पार्ट से आपका वेटेज हाई रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सेलेक्टिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी और उसके लिए आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी को बहुत अच्छे से फिनिश करो। हिस्ट्री में भी मेन फोकस रखो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं हिस्ट्री में वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, रिसेंट का ट्रेंड यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस किया जाता है, तो आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटी को बहुत अच्छे से कवर कर लो। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप लोग प्रेप ऑन चैनल का यूज कर सकते हो जहाँ पे राहुल सर पढ़ाते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट में अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप लोग इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप लोग ज्योग्राफी पे भी अपना फोकस बना के रखो। ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन आपको सेलेक्टिव स्टडी करना है हर चीज़ में, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है और ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी से, उस पर्टिकुलर एरिया से आप लोग क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी फिनिश करने के बाद आपको स्टार्ट करना है एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में भी आपको अपना फोकस रखना है ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन पे। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको अपना फोकस यहाँ पे रखना है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप फिनिश कर सकते हो तो लास्ट 1.5 ईयर्स का जितना भी करंट अफेयर्स का पार्ट है उसको फिनिश कर लो। अगर नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस पर्टिकुलर पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो जीएस में आने हैं वो किसी को नहीं पता है कि कहाँ से आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इतने पार्ट को आप जरूर फिनिश करके जाओ। ठीक है, जितना बचा हुआ पार्ट है अगर आप कवर कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो परेशान मत रहो। मेजर फोकस अपना बना के रखो टेक्निकल और हिंदी पे, वहाँ पे आप जितना हाई स्कोर कर सकते हो करो। यहाँ पे आप सिलेक्टिव स्टडी करो, जितना प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको साथ में रख के देखो कि पर्टिकुलर हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, उन पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करो। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि अगर हम लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो फिर
इफेक्टिव जो हमारी स्टडी हो सकती है उसमें इफेक्ट आने लग जाता है। तो इसीलिए आप अपना फोकस बना के रखिए कि आपको जीएस के अंदर सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करनी है अगर आप इस पर्टिकुलर सिलेबस को फिनिश नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जीएस बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए आप अपना मेजर फोकस बना के रखो हिंदी और टेक्निकल पेपर पे। हिंदी के अंदर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। सिमिलरली टेक्निकल पेपर में आप जितना अच्छा से अटैम्प्ट करोगे, जितना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पे भी आपका जो स्कोर है एक अच्छा निकल के आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेरी है वो रिवीजन से रिलेटेड है। रिवीजन हमें कैसे करना है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जो भी नए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हर एक नए सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल जो भी आप मैकाट्रॉनिक्स कवर कर रहे हो, रोबोटिक्स कवर कर रहे हो, या फिर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कवर कर रहे हो, या कोई भी आप नया टॉपिक ही कवर कर रहे हो, तो उसमें आपको पहली स्टडी के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को नेक्स्ट डे फिर से पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपने नई चीज़ें पढ़ी हैं उसको नेक्स्ट डे आपको फिर से पढ़ना है। लेट से अगर आपने रोबोटिक सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो रोबोटिक सब्जेक्ट में आपने लेट से पहला चैप्टर या फर्स्ट वीडियो फिनिश किया है, तो फर्स्ट वीडियो में आपने जो भी नई चीज़ें सीखी उसको आप नोट डाउन करिए। अब आप अगर नेक्स्ट डे सेकंड लेक्चर सुन रहे हो तो आपको फर्स्ट लेक्चर की सारी चीज़ें जल्दी से रिकॉल कर लेनी है। सिमिलरली आप थर्ड लेक्चर सुन रहे हो तो आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर को जल्दी से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। लेट्स से फ्रेंड अगर टोटल जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो 8 हैं, तो जब आप 8th लेक्चर कवर कर रहे हो तो उस टाइम आपको 1 से लेकर 7 तक जितने भी लेक्चर हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, फिर आपको 8th लेक्चर में जाना है, ठीक है। पर डे आपको ऐसे ही करना है, और लास्ट लेक्चर जिस दिन आपका फिनिश हो रहा है उस दिन आप सारी चीज़ें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, और फिर उस सब्जेक्ट को आपको नेक्स्ट 15 डेज में एक बार रिवाइज करना है। ऐसा करने के बाद आप नए सब्जेक्ट के साथ अपनी जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आपसे लेट से पहली बार में जो भी क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं या आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो उसमें आप स्टार मार्क करो। जब भी आप रिवाइज करो उन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवाइज करो। सिमिलरली फ्रेंड्स आप लोग एक चार्ट प्रिपेयर कर लो, मैंने ऑलरेडी आपको एक सैंपल दे रखा था लास्ट वीडियो में, तो आप लोग एक चार्ट प्रिपेयर करो, उसमें सारे सब्जेक्ट जो भी आप लोग इस सिलेबस से रिलेटेड पढ़ने वाले हो, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, उनको एक जगह लिख लो, और उसमें जैसे ही आप सिलेबस को फिनिश करो उसमें एक टिक मार्क कर लो, और डेट भी नोट कर लो कि आपने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस डे में फिनिश किया है, और कोशिश करो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 30 डेज के अंदर रिवाइज करने की। एटलीस्ट विद इन 30 डेज आप उस सब्जेक्ट को दोबारा रिवाइज करो, क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो लॉन्ग टर्म में तभी रिटेन हो सकती है जब उसको बार बार आप रिवाइज कर रहे होगे, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोग जो भी नए क्वेश्चन लगा रहे हो, जो भी आप नया कंसेप्ट सीख रहे हो, या जो भी आपने पुराना पढ़ा है उसमें आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, तो आप वो सारी चीज़ों को अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर इंक्लूड करना, क्योंकि जब आपके एग्जाम के लास्ट 20 डेज रहेंगे तो आपको इन्हीं शॉर्ट नोट्स को इफेक्टिवली रिवाइज करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक अपना प्लान बनाओ, वो आपका खुद का प्लान होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से प्लान बनाओ और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो पूरे डिसिप्लिन के साथ, उसमें सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए चलो। जो भी आपका रिवीजन प्लान है वो सारी चीज़ें उसमें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंप्रूव होगा, साथ ही साथ जो आपके अंदर नेगेटिविटी आती है वो सारी चीज़ें भी दूर होती जाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ हम लोग बात करेंगे कि यूपीपीएससी ए एग्ज़ाम में हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी आफ्टर ज्वाइनिंग, और कौन कौन सी टाइप की फैसिलिटीज़ इस पर्टिकुलर जॉब में हमें देखने को मिलती हैं। तो पोस्ट की बात की जाए तो ये एक ग्रुप बी गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है, और यहाँ आपको एक एसडीओ की पोस्ट मिलती है, यानी सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड जॉब प्रोफाइल है ये, ठीक है। अगर आप लोग इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको जानने को मिलेगा काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से फोकस करके इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो जो आपका स्टेट गवर्नमेंट जॉब होती है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ जैसे आपको एक रेजिडेंस मिलेगा रहने के लिए। सिमिलरली ऑफिस के लिए आपको एक व्हीकल मिल सकती है, जो भी आपकी साइट विजिट होगी वहाँ पे जाने के लिए आपको एक ऑफिशियल व्हीकल मिलती है, वो व्हीकल सिर्फ ऑफिस पर्पज़ के लिए आपको मिलती है, ठीक है। और उसके साथ आपको ड्राइवर मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर ऑफिस में या किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग हुई है। सिमिलरली आपके अंडर में रहेंगे सब इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, प्यून, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क। अब बात करते हैं पावर की। तो इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में आपको अटेस्टेशन की पावर मिलती है, और जितने भी मैंने आपको बताया सब इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, प्यून, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क,
इन सब की सैलरी आपके साइन पे डिपेंड करती है। तो आप समझ सकते हो कि आपके साइन की क्या वैल्यू है या इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल की क्या वैल्यू है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी की, क्योंकि जो हमारा मेजर फोकस रहता है वो सैलरी पे रहता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे जो आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी वो अराउंड 72,547 के अराउंड आपको मिलती है। वो डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन में आपकी पोस्टिंग है या किस पर्टिकुलर सिटी में आपकी पोस्टिंग हुई है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है एचआरए। सिमिलरली आपके कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो ऐड होते चले जाते हैं। तो मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया है कि आपकी जो सैलरी बनेगी वो 72,000 से लेकर के 73,000 के बीच में बनती है। ठीक है, और ये वेरी कर सकती है, 1,000 ऊपर नीचे वेरी कर सकती है। ठीक है, और अगर आप इसका ब्रेकअप देखना चाहोगे तो देख सकते हो, बेसिक आपका रहता है 56,100, एचआरए की बात की जाए तो 6500। ये भी डिपेंड करता है किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है, तो एचआरए आपका वेरी कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली ब्रेकअप में आप देखोगे तो आपको डीए मिलेगा, सीसीए मिलेगा, ऐसे 3 से 4 फैक्टर और रहते हैं, जिसके बाद हमारी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 72,000 से 73,000 के बीच में बनती है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो काफ़ी हैवी अमाउंट है और ये हमारी स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और यहाँ हम लोग बात करेंगे निगेटिव मार्किंग की। बहुत लोगों ने क्वेरी किया है कि सर जो मैंने जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो क्या यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने एडवर्टीजमेंट का कुछ पर्टिकुलर पार्ट को यूज किया है और मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। फॉर ईच क्वेश्चन for which a wrong answer has been given by the candidate, 1/3 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एडवर्टीजमेंट में कि 1/3 मार्क्स जो क्वेश्चन के लिए अलॉट होगा वो आपका डिडक्ट होगा अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोग का क्वेरी आया है कि सर जो मैंने फॉर्म फिलअप किया है उसमें स्टेटस फॉर्म फिलअप करने के बाद अभी भी स्टेटस अंडर वेरिफिकेशन दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीपीएससी ए की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है या कोई भी अपडेशन नहीं हुआ है। तो सभी लोग का जिसने भी फॉर्म भरा है उसमें सभी लोग का सेम स्टेटस शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसलिए आप लोग इस पर्टिकुलर जो हमारा स्टेटस शो कर रहा है फॉर्म फिलअप करने के बाद अंडर वेरिफिकेशन, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोग का क्वेरी आया है कि जो भी हमारा ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स था, जो भी हमने फॉर्म फिलअप किया उसकी कॉपी और साथ ही साथ जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फोटोकॉपी हम लोग को आयोग को भेजना है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी हार्ड कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग एडवर्टीजमेंट पढ़ोगे तो वहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और यहाँ हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। तो बहुत लोगों ने क्वेरी किया है कि सर टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मार्केट में कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं आई है और जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। ठीक है, तो जो भी आपको फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो भी आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, उनको आप अटेम्प्ट करते चलिए। अभी आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ईएससी, फिर वाईसीटी पब्लिकेशन, गेट, इन पे आप अपना पूरा फोकस रखिए, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम होना है वो ऑफलाइन एग्जाम होना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसलिए अभी आप पूरा फोकस रखो कि जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको अच्छे से सॉल्व करो, उनसे जितना सीख सकते हो सीखो। अगर आने वाले टाइम में मुझे कोई अच्छी टेस्ट सीरीज नजर आएगी तो मैं आप लोग से शेयर करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग को टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि जो भी आपने सिलेबस कवर किया है उसको अच्छे से रिवाइज करो और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको ठीक से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने क्वेरी किया है कि सर सेफ स्कोर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप अभी से बिफोर हैंड नहीं बता सकते हो कि सेफ स्कोर क्या होगा, आपको अपना बेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का पेपर और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 का पेपर, 2018 में जो जनरल का कट ऑफ गया था वो गया था 256 मार्क्स आउट ऑफ 500। ठीक है, और जो 2019 का कट ऑफ गया था जनरल का वो था 187 आउट ऑफ 500। फ्रेंड्स मैंने आपको जो कट ऑफ बताए हैं वो मैकेनिकल स्ट्रीम के बताए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए 2018 में कट ऑफ गया था 256 और 19 में आपका कट ऑफ गया 187। ठीक है, तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि सेफ स्कोर क्या होगा। फ्रेंड्स आपका फोकस सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि आप लोग हाई एक्यूरेसी के साथ जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो, आप लोग डेफिनेटली सेफ स्कोर को रीच कर जाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का जो भी क्वेरी था वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।